जय हिंद बच्चों। इस लॉकडाउन की अवधि में आशा है आप लोग घर में रह करके मोबाइल के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता चाहता हूँ, जिसके कवि हैं रामावतार त्यागी, इसको पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी कलम साथ लेके बैठेंगे, क्योंकि पुस्तक किन्हीं के पास होगा, किन्हीं के पास नहीं होगा। इसलिए इसको हमने प्रयास किया है कि बोर्ड में लिख दें, ताकि आप लोग इसको उतार लेंगे और उतारने के बाद अच्छी ढंग से कविता को याद कर लेंगे। कठिन शब्दों का अर्थ भी बता देंगे, उसको भी याद कर लेंगे। तो बच्चों, यह आवश्यक है कि जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता को किसने लिखा है। तो कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। तो कवि का छोटा सा परिचय हम लोग जान लें। ये है रामावतार त्यागी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 17 मार्च 1925 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1985 ईस्वी को हुई थी। अर्थात ये आधुनिक काल के कवि जगत के स्तंभ थे। इन्होंने आप लोग जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था और गुलाम से आज़ाद करने के लिए देश के सभी स्तर के नागरिकों ने भरपूर प्रयास किया। तो हमारे यहाँ के कवि लोगों ने भी यहाँ के युवाओं को, किसान वर्गों को, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए और कविता के माध्यम से पत्रकारिता का भी कार्य करते थे। पत्रकारिता के माध्यम से युवाओं में जोश जगाया और देश प्रेम की भावना बढ़ाई। इस कविता को एक सैनिक, एक हमारा भारतवर्ष का सैनिक क्या चाहता है, उसके मन की क्या इच्छा है, वह देश के प्रति क्या करना चाहता है। सैनिक जगत के में सैनिक बनकर के आया। सैनिक बनने के बाद एक सैनिक का क्या कर्तव्य निभाना चाहता है, इसको कवि ने बड़ा ही भावपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। शांत चित्त होकर के इसको समझें। हम पहले कविता का पाठ सुना देते हैं, पुनः इसका अर्थ बता देंगे। देखिए, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार लगाओ न देरी, मांझ दो तलवार लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पे ढाल, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया धरी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। तोड़ता हूं बंधन क्षमा दो, गांव मेरे घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नील का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि भावपूर्ण ढंग से एक सैनिक को अपने घर से मातृभूमि की रक्षा के लिए जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जाता है तो उसके मन में कौन सी भावना उठती है, इसका वर्णन करता है। एक सैनिक व्यक्ति के पास क्या होता है? अपना मन होता है,
एक तन होता है, तन या शरीर होता है, मन जो शरीर को चलाता है, दूसरा सबसे प्यारी वस्तु प्राण होता है, जीवन होता है। एक सैनिक अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है, फिर भी वह मातृभूमि के ऋण से अपने आप को पूरी नहीं मानता है। वह चाहता है कि ऐ माँ, अगर इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पास और कुछ होता तो निश्चित रूप से मैं आपको दे देता और आपके ऋण से पूरी हो जाता, लेकिन मेरे पास मन, तन और यह जीवन छोड़ करके और कुछ नहीं है। और इतना कुछ देने के बाद भी मेरे पास तुम्हारा ऋण रह जाता है, कर्ज रह जाता है। ऋण जिसको उधार लेकर के आते हैं, तो ऋण क्या होता है? मातृभूमि का ऋण। यहाँ का हवा पीते हैं, पानी पीते हैं, जन्मभूमि इसके जमीन पर खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गिरते हैं, इसको गंदा करते हैं, फिर भी धरती माँ हमें कुछ नहीं करती। इसलिए माँ का ऋण हमारे ऊपर बहुत है और इस ऋण के सामने कभी अपने आप को बहुत छोटा मानता है, लघु मानता है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं कुंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। क्या निवेदन कर रहा है? कि मैं आपकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ, दुश्मन सीमा पर ललकार रहा है। इस क्रम में अगर मेरा मस्तक कट जाए, अगर मेरी बलिदानी हो जाए और उस समय मेरा मस्तक जो जमीन पर गिरेगा, आपके थाल रूपी धरती पर गिरेगा, तो ऐ माँ, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि मेरी इस बलिदानी को तुम स्वीकार लेना। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। उसके बाद कभी कहता है कि हमें यहाँ सम्मान नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा, उनकी ऊंचा ख्वाब कुछ नहीं चाहिए। मेरा जितना स्वप्न है वो मान सब मैं आपको दे देता हूँ। मेरे पास जो शरीर को चलाने के लिए प्राण है वह भी तुमको दे देता हूँ। शरीर को चलाने के लिए इसकी धमनियों में जो रक्त का खून बह रहा है, इसका कण कण मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। फिर भी मेरा मन व्याकुल है कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो पाया, परंतु मेरे पास इतना के सिवा देने को और कुछ नहीं है। परंतु मन में भावना ऐसी होती है कि ऐ माँ, अगर मेरे पास और कुछ होता तो मैं निश्चित रूप से आपको दे देता। देर हो रही है, इसलिए अपने परिवार वालों से इनको जो भेज रहा है, प्रेरित कर रहा है, तैयार कर रहा है, उनसे एक सैनिक विनती करता है कि अब देर मत करो, सीमा पर सिपाही ललकार रहा है, हमारी धरती माता की पुकार हो रही है, इसलिए तुम हमारी तलवार की धार को तेज कर दो। मान दो तलवार रखा उसके धार में जंग लग जाता है। इसलिए सैनिक कहता है हमारा कि उस तलवार को तेज कर दो, अब उसमें देरी मत लगाओ और हमारे कमर पे कस के धार को बांध दो और मेरे भार पर माँ की चरण धूलि को लगा दो। अरे माँ, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारा आशीष हमारे माथा पर बना रहे, ऐसी हमें आशीर्वाद दे दे और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए घर से निकल पड़ता हूँ। घर से निकलने के लिए ये जितना भी माया का बंधन है, ये हमारी माता जी है, ये हमारे पिताजी है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बंधु है, ये बहन है, ये गांव के पड़ोसी हैं, सबका बंधन मैं तोड़ देता हूँ। माइक जगत को मैं अस्वीकार करता हूँ और देश प्रेम की भावना को स्वीकार करता हूँ। घर से निकल रहा हूँ और अपना स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, जितने प्रकार के ख्वाब मैंने देखे थे कि यहाँ आने के बाद क्या क्या कल्पना करूँगा, क्या क्या करूँगा, मेरे मन में जो प्रश्न उठते थे, ये सारे प्रश्न आपको अर्पित कर देता हूँ। आयु का क्षण क्षण जितना देर तक जीवित रहूँ, आपकी सेवा में जीवित रहूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं होता है, मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। इतना सब कुछ देने के बाद भी मन में लालसा बनी रहती है कि अगर और कुछ देने को होता तो मैं दे देता। मैं उस माया के बंधन को तोड़ देता हूँ और अपने जिस गांव में मैंने जन्म लिया उसका भी ऋण होता है, उससे भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि गांव मेरे जिस घर में खेला हूँ, जिस द्वार के देहरी से मैं बार बार गिरा और पटका और उठने, चलने, दौड़ने, भागने सीखा हूँ, उससे मैं क्षमा मांग लेता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आज उन सारे गांव वासियों से, पड़ोसियों से कहता हूँ कि सीधे मेरे हाथ में आज तलवार दे दो और एक हाथ में माता का ध्वज दे दो और जिस पथ पर मैं जा रहा हूँ उस पथ पर माता की सेवा के लिए ये जो हमारे बगीचे के फूल यानी हमारे परिवार के, हमारे संबंधित जितने
नवयुवक है, यहाँ सुमन से मतलब है युवा शक्ति जितने हैं वे सब मातृ सेवा में लगे, मातृ सेवा मातृभक्ति करें। इसलिए उनका भी ऐसी मन में लालसा हो, इसलिए मैं उनको भी अर्पित करता हूँ चमन अपने बगीचे को। बगीचा मतलब बंधन, या आपसी बंधन जो है भाई भतीजा, पति पत्नी माँ पिताजी, सबको मैं आपकी चरण में, और जिस गांव में मैं बसता हूँ उस गांव को, उस नीड मतलब होता है घोंसला आदि बसेरा का आदि कन कन, मेरे पास जितना सब कुछ है, नीड का तीन तीन मतलब मेरे पास जितना सब कुछ है वो सर्वस्व आपके चरणों में मैं समर्पित कर देता हूँ। फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। ऐ माँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास देने को कुछ और होता तो मैं तुझे कुछ और देता। आप प्रश्न उत्तर थोड़ा सा देख लीजिए इसका। प्रश्न उत्तर तो मैंने लिखा था, परंतु आप लोग इसको देखिए, आता है तो अगर समझ में आएगा तो इसको लिख लीजिएगा। आएगा देखिए। मैं बोल भी देता हूँ। हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। हमारे ऊपर इस मातृभूमि पर जन्म लेने का, इसकी मिट्टी में खेलने का, इसके अन्न फल जल तथा वायु के सेवन करने का ऋण हो सकता है। कभी अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है, कभी मातृभूमि की सेवा कर इसके ऋण से उऋण होना चाहता है, इसलिए वह अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति कवि रामावतार त्यागी जी द्वारा रचित कविता चाहता हूं से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि एक भारतीय सैनिक की मनोदशा को दिखाना चाहता है। एक सैनिक अपना सब कुछ देकर भी देश की सेवा में और कुछ देने की इच्छा रखता है। वह अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि इसकी रक्षा करने के क्रम में अगर मैं बलिदान हो जाऊं तो हे माता, तुम इसे अपने पुत्र की तुच्छ भेंट मानकर स्वीकार कर लेना। कविता में युद्ध में जाने के पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। कविता में युद्ध में जाने से पूर्व अपने संबंधियों से खुशी खुशी विदा करने का आग्रह करता है। वह तलवार की धार को शीघ्र तेज करने को कहता है, अपनी कमर पर ढाल को कसकर बांधने को कहता है, भाल पर मातृभूमि की चरण धूलि लगाने एवं माथे पर आशीर्वाद देने का कहता है। कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। कवि का मानना है कि व्यक्ति जहां जन्म लेता है वह वहां की सुख सुविधा का उपयोग करता है, इसलिए गांव घर का ऋणी होता है। जिस आंगन में खेलता है, जिन साथियों के साथ खेलता है, जिन संबंधियों के साथ जीवन बिताता है, उन सब के ऋण से उऋण होने के लिए कवि सबों से क्षमा याचना करता है। कुछ कठिन शब्द हैं इसके, जैसे यहाँ आया है व्याकरण में कन कन समर्पित, कन कन समर्पित, कन कन। देखिए एक ही शब्द को दो बार किया गया है, कन कन। तो विशेष उद्देश्य को स्पष्ट समझाने के लिए, आकर्षक बनवाने के लिए एक शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको कन कन कहा गया है। और समर्पित मतलब अर्पित करना, देना। ऋण मतलब कर्ज होता है। देखिए यहाँ एक तृण तृण शब्द है, यहाँ भी तृण तृण दो बार शब्द का यदि प्रयोग कर देते हैं तो क्या होता है, उस बात में जोर आ जाता है, वो और आकर्षक बन जाता है। व्याकरण की भाषा में इसको पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। व्याकरण की भाषा में इसको पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। पुनः फिर बार बार बोला जाता है, भाव को स्पष्ट करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कन कन, छन छन, तृण तृण, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे, मंद मंद, चलते चलते, हंसते हंसते, थोड़ा थोड़ा, ये पुनरुक्त शब्द है।
हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। धात्री, ग्राम, हस्त, गृह, ये सब तत्सम शब्द है, इसका भी प्रयोग किया गया है। तत्सम का विग्रह रूप को तद्भव कहते हैं। कुछ तद्भव शब्द भी आए हैं इसमें, दुग्ध का दूध, आम्र का आम्र, ऐसे तत्सम शब्द होता है, तत्सम से तद्भव बनता है। तो ये हो गया हमारे भाषा मंजरी पुस्तक की पहली कविता। चाहता हूं आज की कक्षा में इतना ही सीखेंगे, इतना स्पष्ट रूप से सीख लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।